परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और साथ में अपने माता पिता, अपने गुरुओं को धन्यवाद करते हैं, जिसके माध्यम से आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। और आज मैं आप लोगों को जो है कि अपने कुछ अनुभव शेयर करूंगी जो मैंने इन 2-3 महीनों में एक स्टडी की है, और कि क्या कारण है कि लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं इस बिजनेस के अंदर, और आई होप है कि सभी लोग सफल होने के लिए आते हैं, लेकिन कारण क्या है, वो कौन सी ऐसी कमी होती है जिसके कारण हम यहाँ पे सफल नहीं हो पाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे। और जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा है कि केस स्टडी ऑफ सक्सेस, तो देखिए आप सभी लोग अपने बिजनेस के प्रति सीरियस हैं क्या? एक बार एड्रेस कीजिए जरा, सभी लोग अपने बिजनेस के प्रति सीरियस हैं, यस है नो? मेरी आवाज आ रही है? चलो, चलिए बहुत बढ़िया, गुड। आप सभी लोग अपने बिजनेस के प्रति सीरियस हैं। चलिए, तो ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, केस स्टडी ऑफ सक्सेस। देखिए क्या कारण है कि चंद लोग अपने फील्ड में सफल होते हैं, बाकी के लोग सफल नहीं हो पाते हैं। तो उसका जो पहला जो कारण यहाँ पे निकल करके आया है कि कोई भी इंसान अपने अपने काम को लेकर के सीरियस होता है। सीरियस का मतलब है कि बाय हुक बाय कुक, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने काम के प्रति कमिटेड होता है, वो अपने काम के प्रति उसके अंदर डिटर्मिनेशन होता है, वो अपने काम के प्रति पूरी तरीके से उसका विजन क्लियर होता है। जबकि और लोग मना करते हैं कि ये काम तुमसे नहीं हो सकता है, लेकिन उसको अपने काम के प्रति उसका विजन क्लियर होता है, और उसको पता होता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें कितनी बड़ी सफलता है और कब उसको सफलता मिलेगी। तो आज एक केस स्टडी के माध्यम से जो है कि इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि सीरियस क्या होता है। देखिए, आप कभी भी अगर बाय चांस भगवान ना करे कभी कोई हॉस्पिटल जाए, और कभी भी आप हॉस्पिटल गए हैं, तो देखा होगा कि वहाँ पे एक रूम होता है जहाँ पे वेंटिलेटर की सुविधा होती है, जहाँ पे सीरियस पेशेंट को रखा जाता है। और आप वहाँ पे देखिए कि वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे नर्स मिलकर के, और उस पेशेंट की देख रेख करते हैं, मिनट मिनट पे उसको चेक करते हैं, मॉनिटर करते हैं उसको कि उसका बीपी कितना चल रहा है, ऊपर है, नीचे है, सही है, या उसको शुगर लेवल मेंटेन है, या उसको इस तरह से डोज दी जाती है, उसको इंजेक्शन, मतलब इस तरीके से वो 24 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जब तक वो पेशेंट जो है कि वेंटिलेटर पे होता है, वो तब तक उसको मॉनिटर करते हैं, और एक हर सेकंड में मॉनिटर करते हैं। तो क्या इसी तरीके से हम लोग अपने बिजनेस के प्रति सीरियस हैं क्या? क्या हम अपने बिजनेस को मॉनिटर करते हैं क्या? तो निकल करके आता है कि कुछ चंद लोग ही अपने बिजनेस के प्रति सीरियस होते हैं और उसको मॉनिटर भी करते हैं। आज सीरियस कैसे होते हैं? जिस तरीके से वो जो व्यक्ति होता है जो हॉस्पिटल के अंदर है, जो वेंटिलेटर पे है, और उसको डॉक्टर्स नर्स मिलकर के उसको मॉनिटर करते हैं, हर पल हर घड़ी मॉनिटर करते हैं, उसी तरीके से क्या हम अपने बिजनेस को हर पल हर घड़ी चेक करते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर क्या कमी हो रही है, कहाँ कमी हो रही है, नॉलेज में कमी हो रही है, या हम प्लानिंग सही से नहीं कर पा रहे हैं, या हम उसको एक्शन में सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ये मॉनिटर करते हैं हम? देखिए, सीरियसनेस क्या होता है कि मान के चलिए, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर हमारा पैसा लगा नहीं होता है, तो शायद हमें वो एफर्ट भी समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर मान के चलिए, एक छोटा सा उदाहरण है कि अगर आप कोई कपड़े की दुकान खोल लें, सपोज कीजिए उसमें 10-15 लाख रुपए आपने लगा दिए, अब होगा क्या कि रोज सवेरे टाइम से आप नहा धो के तैयार होकर के, अपना ब्रेकफास्ट करके और अपना लंच लेकर के आप 9 बजे जाएंगे और अपनी दुकान को खोल करके बैठ जाएंगे। आप वो सारे काम वहां पे करेंगे जो आपको वहां पे जो है कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करने चाहिए। वो हर पल हर घड़ी आप मॉनिटर करेंगे, कौन सा सामान है, कौन सा सामान नहीं है, किस तरह के ग्राहक आ रहे हैं, क्या उनकी चॉइस है, यानी हर पल हर घड़ी आप महीना 2 महीना 365 दिन अपने बिजनेस को मॉनिटर करेंगे। उसी तरीके से हम जिस बिजनेस के अंदर है, जिस प्रेस्टीज के अंदर है, उस बिजनेस के अंदर हम सही तरीके से हर पल हर घड़ी उसको मॉनिटर नहीं करते हैं। और यही कारण है कि चंद लोग इस बिजनेस में भी सफल हो पाते हैं, बाकी लोग शायद सफल नहीं हो पाते हैं। उसका मेजर कारण क्या है कि वो सीरियस नहीं होते अपने बिजनेस के प्रति। तो देखिए, आज मैं एक केस स्टडी लेकर के आई हूँ आपके सामने, और वो एक फिल्म का उदाहरण है, और उस फिल्म पे मत जाइएगा, लेकिन जो उसका मर्म है, जो एक मैसेज उसके माध्यम से मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, वो मैसेज जरूर आप समझिएगा। आइए चलते बात करते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो
जी, यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं और ये पिक्चर है के आसिफ साहब की। के आसिफ साहब के बारे में हो सकता है कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि के आसिफ साहब का जन्म 14 जून 1922 को हुआ था और ये इनका निधन 9 मार्च 1971 को हुआ था। और वो इस दुनिया से चले गए। और ये भारतीय फिल्म निर्देशक और भारतीय फिल्म निर्माता रहे हैं और लेखक भी रहे हैं। और इनके बारे में कहा जाता था कि ये पागल थे, जुनूनी थे और सनकी थे और जिद्दी भी थे ये। तो इनके बारे में अगर मैं बता दूं तो ये जो कि यूपी के इटावा जिले में इनका जन्म हुआ था और 8वीं क्लास तक इनकी पढ़ाई लिखाई हुई है। इस ध्यान से इस कहानी को समझिएगा कि 8वीं क्लास तक इनकी पढ़ाई लिखाई हुई है और पैदाइश से लेकर के और ये जवानी तक बहुत गरीबी इन्होंने देखी है, बहुत मजबूरी, बहुत हालात इनके खराब थे। और 16-17 साल की उम्र में इनके मामा जी मुंबई रहते थे, तो ये मुंबई अपने मामा जी के यहाँ चले गए कि चलो वहां पे जाके कुछ मजदूरी वगैरह करें, कुछ पैसे वगैरह कमाएंगे। और उनके मामा जी ऑलरेडी, क्योंकि वो बॉलीवुड में थे, तो उनके मामा जी ने उनको वहीं पे रखा और धीरे धीरे उन्होंने वहां पे अपनी स्किल को डेवलपमेंट किया, वहां पे सीखा और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जाना। और इन्होंने अपने जीवन काल के अंदर लगभग 5 फिल्में बनाई, जिसमें से 2 फिल्में इनकी पूरी तरह से तैयार हुई और 3 फिल्में इनकी फ्लॉप हुई। इनकी पहली फिल्म थी फूल, जो इनकी परफेक्ट हुई थी, और दूसरी फिल्म थी मुगले आजम। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुगले आजम देखा हो और कुछ लोगों ने मुगले आजम नहीं भी देखा हो। मैं बात कर रही हूँ 1944 की। 1944 के अंदर मुगले आजम इनकी ड्रीम में आई। इनका एक कॉन्सेप्ट बना, इनका एक कहते हैं ना, एक विचार आया इनके अंदर कि मुगले आजम फिल्म बनाई जाए। और वो बेस थी अकबर और सलीम। अकबर साहब जो उस समय बादशाह थे, रहे होंगे, तो उनके ऊपर उन्होंने बेस बनाकर मुगले आजम बनाई। उन्होंने डिसीजन लिया और क्योंकि मुगले आजम उनकी सोच थी, तो उनके एक मित्र थे जिनके पास बहुत पैसा था, क्योंकि मुगले आजम बनाने के लिए इनको बहुत पैसे की जरूरत थी, क्योंकि ये चाहते थे कि मुगले आजम एक ऐसी फिल्म बने जो पूरे दुनिया के अंदर एक इतिहास रचे, भारतीय फिल्म के अंदर एक इतिहास रचे। तो बहुत सारे डायरेक्टरों से इन्होंने बात की, लेकिन किसी ने भी कहा कि नहीं नहीं, हम तुम्हारे विचार से सहमत नहीं है और हम इस पे पैसा खर्च नहीं कर सकते। लेकिन इनके मित्र थे जिनके पास बहुत पैसा था और वो अकबर के कैरियर से बहुत मतलब जो कि उनको बहुत पसंद करते थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस फिल्म में पैसा लगाऊंगा। देखिए, इस केस स्टडी के अंदर बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1944 में एक विचार आया एक इंसान के अंदर कि मुझे मुगले आजम बनाना है, और 1944 से इस फिल्म की शुरुआत हुई और इस फिल्म को 16 साल बनने में लगे। 1944 से फिल्म की शुरुआत हुई और 1960 में कंप्लीट हुई इस फिल्म। ये फिल्म कंप्लीट हुई। 16 साल एक इंसान का विचार एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है। और मैं आपको बताऊंगी कि जब इंसान किसी चीज को लेकर के सीरियस होता है, जुनूनी होता है और उसको अपने ऊपर और अपनी कल्पना के ऊपर भरोसा होता है, अपने काम पर भरोसा होता है, तो देखिए किस तरीके से इंसान सीरियस होता है। और इन्होंने फिल्म की शुरुआत की। इनका पूरा नाम करीमुद्दीन आसिफ है और इनको प्यार से लोग के आसिफ कहते हैं। और आइए जानते हैं कि मुगले आजम में ऐसा क्या था जिस फिल्म को बनने में 16 साल लग गए। तो आइए मैं बात करती हूँ कि जब इस फिल्म की शुरुआत हुई तो इस फिल्म के अंदर किस तरह के किरदार लाए गए। दिल्ली से दर्जी बुलाए गए। देखिए सर, ध्यान से सुनिएगा, फिल्म बन रही है मुंबई के अंदर, दिल्ली से दर्जी बुलाए गए कलाकारों के कपड़ों को सिलने के लिए। और यहाँ पे जो है कि सूरत से कारीगर बुलाए गए, स्पेशलिस्ट बुलाए गए उन कपड़ों पे एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। आगे चलते बात करते हैं। तो इसके साथ साथ हैदराबाद से, ऐसा नहीं है कि मुंबई में सोनार नहीं थे, मुंबई में सोनार थे, लेकिन हैदराबाद से गोल्ड स्मिथ बुलाए गए, सुनारों को बुलाया गया कि इनके जो भी क्राउन्स तैयार करने हैं वो आप तैयार कीजिए। अगर हम बात करें आगे तो कोल्हापुर से यहाँ पे लोहार बुलाए गए कि जो इनके क्राउन्स जो इन्होंने पहने हुए थे वो इनके तैयार किए जाएं। और हैदराबाद से जो है कि सुनारों को बुलाया गया कि इनके जो गहने वगैरह थे जो इन्होंने पहने हुए थे वो तैयार किए जाएं। राजस्थान से लोहार बुलाए गए वेपन्स को तैयार करने के लिए। एक फिल्म जो मुंबई के अंदर बन रही है, के आसिफ साहब ने पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा किया मुंबई के अंदर कि बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये प्रोजेक्ट जो है ये बेस्ट होना चाहिए। आगे बात करते हैं। 19 शॉट देने के बाद में अकबर साहब का एक शॉट तैयार हुआ। उस समय पृथ्वीराज कपूर अकबर के रोल को कर रहे थे। के आसिफ साहब ने कहा पृथ्वीराज कपूर से कि आपको अपना वजन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अकबर वैसा ही चाहिए
जैसा अकबर वो था। तो पृथ्वीराज कपूर ने अपना वजन बढ़ाया क्योंकि के आसिफ साहब ने उनको धमकी दी थी कि अगर आप अपना वजन नहीं बढ़ाएंगे तो आपको इस रोल से हाथ धोना पड़ेगा। और अकबर पृथ्वीराज कपूर जानते थे कि के आसिफ साहब एक ऐसे प्रोड्यूसर हैं कि अगर उन्होंने किसी फिल्म के बारे में सोचा है और उसको वो उस चरम सीमा तक लेकर के जाएंगे, यानी अगर उन्होंने कहा है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगी तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगी, और उन्होंने अपना वजन बढ़ाया। आइए चलते आगे बात करते हैं कि स्टार्ट हुई 1944 में और ये फिल्म पूरी हुई कंप्लीट 1960 के अंदर। 16 साल एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक इंसान ने काम किया, और उस समय कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत बड़ा कोई माइंड, कोई ऐसा दिमाग नहीं था उस समय पे, कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, लेकिन क्या था, सिर्फ एक जुनून था, एक विजन था। 16 साल एक फिल्म को लेकर एक जुनून था, उनका एक विजन था। आइए चलते हैं, बात करते हैं। एक गाना आप लोगों ने देखा होगा और नहीं देखा होगा तो जरूर देखिएगा। वो गाना था कि प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या। इस गाने को तैयार करने के लिए, इस गाने को तैयार करने के लिए जो है कि शकील बदायूं को गाना दिया गया था। शकील बदायूं जब भी गाना लिख करके लेकर के आते और इस गाने को जो है कि नौशाद साहब रिजेक्ट करते, क्योंकि नौशाद साहब उस फिल्म में जो है कि वो म्यूजिक दे रहे थे। तो नौशाद साहब जब भी शकील बदायूं गाना लिख करके लाते और नौशाद साहब उनको रिजेक्ट करते कि नहीं, अब ये गाना ठीक नहीं है। और इस तरीके से करते करते 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 50 100 यहाँ तक कि 107 बार ये गाना लिखा गया। और हमेशा नौशाद साहब रिजेक्ट करते कि नहीं नहीं, अभी उस हिसाब से गाना नहीं बना है जिस हिसाब से गाना बनना चाहिए। और जब 107 रिजेक्शन के बाद 108वीं बार जब ये गाना लिखा गया, प्यार किया तो डरना क्या, तो नौशाद साहब ने कहा कि हाँ हाँ, यही वो गाना है जो इस फिल्म को सूट करता है। और मैं आपको बता दूं कि उस समय एक फिल्म को बनने में मुश्किल से बढ़िया फिल्म भी 10 लाख रुपए में बन जाती थी, लेकिन इस फिल्म का एक गाना प्यार किया तो डरना क्या, इस गाने को शूट करने के लिए 10 लाख रुपए खर्च हुए थे। ऐसा क्या था इस गाने के अंदर। इस गाने के अंदर एक शीश महल का जो कि यहाँ पे तैयारी की गई थी, एक शीश महल तैयार किया गया था जिसके अंदर गाना पिक्चराइज करना था। और उस शीश महल को तैयार करने में उस समय 2 लाख रुपए खर्चा आया था। और उसके अंदर बेल्जियम से मंगाए गए शीशों को लगाया गया था। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2 साल लगा था उस सेट को तैयार करने में, और वो सेट तैयार हुआ था जहां पे ये गाना तैयार किया गया था कि प्यार किया तो डरना क्या। आगे हम बात करते हैं कि इसमें एक गाना है और बहुत ही वो चर्चित और फेमस गाना है, और शीश महल को तैयार करने में 2 साल लगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। इस फिल्म के अंदर उस समय की बात है, एक सीन इसमें आता है जब अकबर और सलीम के बीच में लड़ाई होती है, और जंग मैदान के अंदर इस फिल्म के अंदर 2000 ऊंटों को शामिल किया गया था। 2000 ऊंट उसके अंदर शामिल किए गए थे, और 4000 घोड़े और 8000 जो है कि यहाँ पे ट्रूप्स और भारतीय सेना के बहुत सारे सैनिक इस फिल्म के अंदर जो है कि काम कर रहे थे। उस समय उनको हायर किया गया था। 1944 की बात मैं कर रही हूँ। उस समय जबकि देखिए आप टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, लेकिन उस समय फिल्म बन रही थी। इस फिल्म के अंदर एक कैरेक्टर है जोधाबाई। जोधाबाई जो है एक सीन के अंदर कृष्ण भगवान को झूले पे झुला रही है, और वो कृष्ण भगवान क्या है, वो प्योर सोने का कृष्ण भगवान बनाया गया था। क्योंकि के आसिफ साहब एक एक सीन को इतना मतलब टेक्निक लगा करके और इतना उसके अंदर डेडिकेशन से उस सीन को लेते थे कि वो कहते थे कि बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई भी चीज ऐसी नहीं लगनी चाहिए इस फिल्म के अंदर जो बनावटी हो, ऐसा लगना चाहिए कि एक्चुअल है। और उन्होंने जो है कि वो सोने का पूरा श्री कृष्ण भगवान बनाया जो कि झूले के ऊपर झूल रहे हैं। और उसके बाद जब वो सीन कंप्लीट हुआ तो उसके बाद के आसिफ साहब ने कहा कि इस झूले को और कृष्ण भगवान को जो सोने के बने थे इसको जो पिघला के और इसको जो है कि बाकी का पैसा वापस आ जाएगा। तो नौशाद साहब जो उस फिल्म में जो है कि जो म्यूजिक का रोल अदा कर रहे थे, म्यूजिशियन थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इसको पिघलाना नहीं है, मैं इस भगवान को, श्री कृष्ण भगवान को अपने घर में लेकर के जाऊंगा। और मैं बताना चाहती हूँ आपको कि वो मुस्लिम थे, लेकिन कहते हैं ना कि जब आदमी के मन के अंदर अगर कोई भाव जगता है तो वो हिंदू और मुस्लिम नहीं जानता है। तो वो कृष्ण भगवान को अपने घर पे लेकर गए और अपने पूरे जीवन काल तक जब तक वो रहे उन्होंने श्री कृष्ण भगवान का झूला झुलाया। तो ये मर्म पैदा करता है इसके अंदर। आइए आगे बात करते हैं कि गाना है मोहब्बत जिंदाबाद। मोहब्बत जिंदाबाद लगभग 1000 लोगों ने उस गाने को एक साथ मिलकर के गाया, क्योंकि उस समय म्यूजिक को कंपोज करने के लिए कोई बहुत बड़ी टेक्निक नहीं होती थी। तो 1000 लोगों से ये गाना गवाया गया कि ताकि एक इको क्रिएट हो सके।
1944 की हम लोग बात कर रहे हैं। सोच के देखिए कि बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं, एक ही डायलॉग था कि बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं, बेस्ट से बेस्ट चाहिए। तो आगे हम बात करते हैं शीश महल को। जैसा कि मैंने बताया कि 2 साल लगे बेल्जियम से उसके अंदर जो कि शीशे मंगवाए गए। मराठा मंदिर के अंदर ये मूवी रिलीज की गई 1960 में। जब ये मूवी बनके तैयार हुई तो मुंबई के अंदर मराठा जो है कि मंदिर के अंदर ये इसका जो है कि रिलीज हुआ। और जब इस फिल्म को रिलीज किया गया तो इसका जो मूवी का जो प्रिंट था वो 4 हाथियों के ऊपर रख करके लाया गया ताकि एक माहौल बनाया जा सके। और 4 हाथी पे प्रिंट लेकर के आए। और ये जिस दिन फिल्म रिलीज हुई 1100 लोगों की कैपेसिटी थी उस हॉल के अंदर। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस हॉल के बाहर 1 लाख लोगों की वहां पे भीड़ इकट्ठा थी उस फिल्म को देखने के लिए। 11 लाख लोगों की यहाँ पे कैपेसिटी थी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहां पे 2-2 3-3 दिन लोग लाइन लगा करके उस मूवी की टिकट खरीदने के लिए वहां पे लोग हमेशा तैयार रहते थे। और मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि पूरे देश से, वहां से ईरान से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, वहां पे चीन से, इंग्लैंड से, तुर्की से, ऐसे ऐसे देशों से लोग इस फिल्म को देखने के लिए आए थे कि के आसिफ साहब ने अगर फिल्म बनाई है तो जरूर फिल्म में दम होगा। जब उसका जो है कि प्रीमियम रिलीज हुआ तो कुछ लोगों ने देखा और कहा कि नहीं नहीं ये फिल्म नहीं चलेगी, ये फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर उर्दू शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। लेकिन के आसिफ साहब ने कहा था कि जिसको ये फिल्म समझ में आएगी उसको लैंग्वेज भी समझ में आएगी। और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो 1 लाख लोग उसके बाहर थे। और बताया जाता है कि कुछ लोग तो बोरिया बिस्तरा डाल करके वहां पे सोते भी थे कि जैसे ही काउंटर खुलेगा। और वहां पे उस हॉल के अंदर 2 काउंटर बनाए गए थे। एक काउंटर था इंडियन लोगों के लिए और एक काउंटर था जो फॉरेन कंट्री से जो लोग आते जिनके पास पासपोर्ट होता था उनको टिकट देने के लिए। कहते हैं ना सीरियस प्रोजेक्ट, के आसिफ जीवन का ये सीरियस प्रोजेक्ट था। पैसा उनके दिमाग में नहीं था। ज्यादातर हम क्यों पीछे रह जाते, क्योंकि हम किसी भी काम को करने से पहले पैसा जरूर देखते कि उसके अंदर पैसा कितना है। लेकिन वो चाहते थे कि ये मूवी पूरी हिंदुस्तान के अंदर एक बेस्ट से बेस्ट मूवी, आज तक ना ऐसी मूवी कभी बनी और ना आने वाले वक्त में कभी ऐसी मूवी बने। तो बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं था, पैसा पानी की तरह उन्होंने लगाया इस फिल्म के अंदर। जिस समय 10 लाख में 12 लाख में फिल्म बन जाया करती थी, इस पूरी फिल्म के अंदर लगभग 1.5 करोड़ रुपए उस समय खर्च किए गए थे इस पूरी फिल्म को बनाने में। 14 साल के बाद जब सलीम वापस आते हैं तो वहां पे उनका स्वागत करने के लिए और वहां पे मोतियों को बिखराया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहां पे जो मोती बिखराए गए थे वो कांच के मोती नहीं थे, क्योंकि कांच के मोती गिरते थे तो वो टूट जाते थे। तो के आसिफ साहब ने कहा कि मुझे यहाँ पे मोती चाहिए, एक्चुअल मोती। तो वहां पे लगभग हजारों की तादाद में जो है कि प्योर मोती लाए गए थे और सलीम साहब के आने पे वो मोती बिखराए गए थे। कहते हैं ना बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं, जब हम किसी चीज को पूरे जोश और पूरे जुनून के साथ करते हैं। और उस समय क्या था कि एक सोच थी, एक विजन था के आसिफ साहब का कि जब ये फिल्म बन के तैयार होगी तो ये भारतीय सिनेमा पे झंडे गाड़ेगी, अपना एक इतिहास रचेगी। एक इंसान की सोच और एक इंसान का विजन देखिए कहां से कहां। 16 साल हम जब इस कोई भी काम करते हैं या हम भी अपने बिजनेस को लेकर के अगर हम चल रहे हैं तो हम क्या, हम समय देखते हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 6 साल हो गया। लेकिन एक इंसान की सोच देखिए, एक इंसान का विजन देखिए कि 16 साल पता नहीं था कि फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन एक विचार था मन के अंदर कि नहीं फिल्म सुपरहिट होगी। और ये फिल्म बनकर 1960 में रिलीज हुई। और इसके बारे में बताया जाता है कि एक सीन है जहाँ पे सलीम और अनारकली मिलते हैं और वहां पे पीछे बैकग्राउंड में तानसेन का गाना चलता है। तो के आसिफ साहब ने जाकिर हुसैन साहब से पूछा कि आज के समय पे ऐसा कौन है जो जाकिर तानसेन की तरह गाना गा सकता है। तो जाकिर हुसैन साहब ने बताया कि हमारे गुलाम अली साहब हैं जो आज भी उनकी तरीके से गाना गाते हैं, लेकिन वो फिल्मों के लिए गाना नहीं गाते हैं। तो जाकिर के आसिफ साहब ने कहा कि बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं है, गाना तो वही गाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जिस समय ये फिल्म बन रही थी, अगर के आसिफ साहब की बात करें तो मैंने उनके बारे में सुना कि एक कार ड्राइवर ने बताया कि वो बहुत गरीब परिवार से थे और जिस समय उनकी फिल्म बन रही थी पैसा वो कमा रहे थे, लेकिन उनके बारे में बताया जाता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनके पास 2 से 3 जोड़ी कपड़े होते थे और वो जिस घर में रहते थे उस घर में वो नीचे जमीन पे सोते थे। यानी कहने का मतलब ये कि बहुत साधारण जीवन उनका था और वो जो भी पैसा कमाते थे वो पैसा अपने दोस्तों पे जो कर्जमंद थे उनके कर्जों को चुकाते थे या जो जरूरतमंद थे उनकी वो मदद करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी वो पैसा अपने लिए खर्च नहीं किया। तो जब उन्होंने जाकिर के आसिफ साहब ने कहा
कि चलो मिलते हैं गुलाम अली साहब से और गाना तो उन्हीं से गवाना है। तो जाकिर हुसैन साहब उनको लेकर के लखनऊ पहुंचे, क्योंकि लखनऊ में रहते थे। और लखनऊ में जाकर के और जाकिर हुसैन साहब ने परिचय करवाया कि ये के आसिफ साहब है, मुगले आजम फिल्म बना रहे हैं और ये आपसे चाहते हैं कि आप उस फिल्म के अंदर गाना गाइए। तो गुलाम अली साहब ने कहा कि मैं फिल्मों के लिए गाना गाता नहीं हूँ। तो के आसिफ साहब ने कहा, वो सिगार पीते थे और उस समय वो इतने कर्जे में डूबे हुए थे कि उनका जो पान और जो उनका सिगार था वो भी उनका उधारी में चलता था। आप सोच के देखिए कि एक फिल्म बन रही है जिसके अंदर पैसा पानी की तरह लग रहा है, लेकिन उस फिल्म को जो बनाने वाला इंसान है वो उस दलदल में घुसा हुआ है कि उसके ऊपर कर्जे पे कर्जा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, गाना तो आप, उन्होंने सिगार का अपना एक कस लिया और बोले गाना तो आप ही गाएंगे। तो गुलाम अली साहब ने कहा कि पागल है क्या, ये सनकी है, इसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं फिल्मों के लिए गाना तो गाता ही नहीं हूँ, उसके बावजूद भी कह रहा गाना तो आप ही गाना है। तो उस समय फिर के आसिफ साहब ने एक सिगार का कस लिया और बोले गाना तो आप ही गाना है। तो गुलाम अली साहब ने जाकिर हुसैन से कहा कि ठीक है तुम बैठो और मैं अभी इनका भूत उतार के आता हूँ, और एक कमरे में लेकर के गए। और उस समय बता देना चाहती हूँ कि आपको, जब कोई भी सिंगर अगर किसी मूवी में गाना गाता था तो उस समय उसको 300 रुपए से ज्यादा नहीं मिलते थे। और उस समय गुलाम अली साहब ने कहा कि आसिफ साहब से कि आप चाहते हैं कि मैं आपकी फिल्म के अंदर गाना गाऊं? उन्होंने कहा कि हाँ, गाना तो आप ही गाओगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं गाना गाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे गाने के लिए 25,000 रुपए चाहिए। तो उस समय के आसिफ साहब कुर्ता पजामा पहनते थे, उन्होंने जो है कि अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और 10,000 की गड्डी निकाल करके और गुलाम अली साहब के पास रख दिया और बोले कि गाना तो आप ही गाएंगे। तो ये कहने का मतलब है कि एक इंसान का जुनून, एक इंसान का पागलपन, और कहते हैं ना पागलपन जब तक किसी काम के प्रति नहीं होगा उस काम में सफलता उस चरम सीमा तक मिलेगी, लेकिन जिस चरम सीमा तक आपको सफलता चाहिए, कहते हैं ना बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं, वो तभी हो सकता है जब उस काम के प्रति आप पागलपन, आप जुनूनी होंगे। शीश महल के अंदर जो सेट तैयार किया गया था, उस सेट को तैयार करने के बाद जब उसमें फिल्म जो है कि बनाई जा रही थी, जब इस गाने को लिया जा रहा था, प्यार किया तो डरना क्या, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि जब भी वो कैमरामैन जब उस कैमरे को लगाता तो वहां से लाइट रिफ्लेक्ट करती थी, वापस आती थी। तो उस समय क्या हुआ कि काफी सारे जो है कि कैमरामैन को बुलाया गया, लेकिन कोई भी उस शीश महल में उसको जो है कि उस सीन को ले नहीं पाया, गाने को जो है कि सही तरीके से तैयार नहीं कर पा रहा था। तो वहां पे जो है कि भारतीय फिल्म के कैमरामैन थे जिन्होंने जो है कि उस शीश महल के अंदर एक, मतलब उसके अंदर एक कपड़ा लगवाया और उस कपड़े के अंदर लाइटें बिल्कुल बंद होती थी और 500 ट्रकों की बैटरी और 100 रिफ्लेक्टर कैमरा लगा करके प्यार किया तो डरना क्या उस गाने को यहाँ पे शूट किया गया। तो ये सारी चीजें मैं क्यों आपको बता रही हूँ, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि एक इंसान जिसको दुनिया मना करती थी, लेकिन एक इंसान को अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर इतना भरोसा था कि उसने फिल्म निर्माता का पैसा पानी की तरह लगवाया और उस इंसान ने पैसा लिया। क्योंकि एक इंसान का विजन कितना बड़ा हो सकता है, वो एक ही बात कहते थे कि जिस दिन ये मूवी रिलीज होगी, दुनिया में आज तक ना तो इससे पहले इस मूवी के मुकाबले कोई मूवी बनी होगी और ना ही आज के बाद बनेगी। देखिए आज भी ऐसा नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, लेकिन मुगले आजम एक है, क्योंकि के आसिफ जैसा निर्माता शायद आज तक ना धरती पे हुआ है ना कभी होगा। तो आज जो मैं आपको ये केस स्टडी लेकर के आई, मैं इसका बताने का मकसद ये था कि जब भी आप अपने ड्रीम के प्रति, अपने टारगेट के प्रति विजनरी जब तक नहीं होगे, जब तक आपकी सोच बड़ी नहीं होगी, और सफलता के लिए देखिए सफलता के लिए कोई सीमा नहीं होती है, सफलता किसी सीमा में बांधी नहीं जा सकती है। लोग कहते हैं कि मैं तो 5 साल हो गए, मैं तो सफल नहीं हुआ, मुझे 3 साल हो गए, किस सफलता। निजामुद्दीन साहब ने कहा है कि जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तो उन्होंने कहा कि सफलता चाहे 10 साल में मिले, चाहे 15 साल में मिले, चाहे मेरा पूरा जीवन क्यों ना लग जाए, लेकिन बॉलीवुड के अंदर मैं सफल होकर रहूंगा, इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता चुनना ही नहीं है। हम रास्ता बदलते हैं, हम सोचते हैं कि 2 साल ये काम करके देख लेते हैं, नहीं चलो दूसरा कर लेते हैं, और फिर हम उस रास्ते को छोड़ करके फिर हम तीसरे काम में लग जाते हैं, फिर हम चौथे काम में। लेकिन जिनको अपने काम पर, अपने खुद पे भरोसा होता है, वो अपने रास्ते को चेंज नहीं करते हैं, वो अपना एक रास्ता बनाते हैं, अपना एक माइंडसेट बनाते हैं और अपने मंजिल को अपने सामने फोकस बना के उस पर और वो काम करते हैं। और वो थे के आसिफ साहब। 16 साल एक इंसान कितना बड़ा उसके अंदर जुनून, कितना विजनरी वो हो सकता है, और 16 साल के बाद भी फिल्म बन करके निकली। तो इस फिल्म ने इतिहास रचा। इस फिल्म में 1.5 करोड़ रुपए उस समय खर्च हुए थे
जब इसको बनाया गया था, और इस फिल्म ने 11 करोड़ रुपए उस समय पे कमाए थे। इतिहास रचा इस फिल्म के अंदर। इसका रिकॉर्ड तोड़ा शोले ने। अभी आप लोगों ने बाहुबली, वो बहु इसी तरीके से फिल्म बनाई गई, लेकिन के आसिफ साहब बाहुबली को नहीं बना रहे थे, और यही कारण है कि बाहुबली जैसी फिल्म को भी 5 साल बनने में लगे। तो इस केस स्टडी के माध्यम से मैंने आपको ये समझाया है कि जब भी आप अपने काम के प्रति, जब तक आप सीरियस नहीं होंगे, आप जुनूनी नहीं होंगे, आपका विजन क्लियर नहीं होगा, आप विजनरी नहीं होंगे, उस काम में सफलता तो मिलेगी, लेकिन उस सीमा तक नहीं मिलेगी जिस सीमा तक आप जाना चाहते हो। तो आई होप आज की केस स्टडी आप लोगों को समझ में आई होगी। ये शीश महल का सेट है, देखिए मैंने आप लोगों के लिए लिया हुआ है, और ये बहुत दूर दूर से लोग इस सेट को देखने के लिए आए थे, पूरी दुनिया से लोग आए थे इस सेट को देखने के लिए। और ये मोतियों की बारिश, ये असली मोतियों की बारिश की गई थी। और यहाँ पे आप देखिए कि लोग विदेशों से आते थे, और यहाँ पे मराठा मंदिर के अंदर जो फिल्म रिलीज हुई थी, वो मैंने बताया आपको कि 1 लाख लोग वहां पे बाहर खड़े थे, और 1100 लोग की कैपेसिटी थी इसके अंदर। तो आइए चलते बात करते हैं कि हम लोग वेस्टीज को हमने क्यों ज्वाइन किया। देखिए सबका ड्रीम अलग अलग हो सकता है, सबका सपना अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कुछ लोग पैसे के लिए आए हैं, और जब हम बात करते हैं लोगों से तो कहते हैं पैसा कितना कमाना है, तो कहते हैं पैसा इतना कमाना, इतना कमाना, इतना कमाना, यानी उनको पता ही नहीं होता कितना कमाना है। तो जब तक आपका विजन, जब तक आपका जो गोल है वो क्लियर नहीं होगा, तो शायद आपके पास पैसा तो आएगा, पर वो 1 रुपया भी आ सकता है, वो 2 रुपये भी आ सकता है, 200 रुपये भी आ सकता है, 2000 भी आ सकता है। तो सबसे पहले अपने ड्रीम को क्लियर कीजिए, क्योंकि आसिफ साहब का ड्रीम क्लियर था कि चाहे फिल्म को बनने में कितना भी समय लग जाए, लेकिन जो बेस्ट चाहिए वो मुझे बेस्ट चाहिए चाहिए। तो वो अपने विजन के प्रति क्लियर थे। उसी तरीके से अपना ड्रीम बना रहे पैसे को लेकर के, तो क्लियर कीजिए। सपनों का घर, जब हम बात करते हैं लोगों से, तो लोग कहते हैं कि हमें सपनों का घर बनाना है। कितना बड़ा घर बनाना है तो कुछ पता नहीं है कि 1 लाख का घर बनाना है, 10 लाख का घर बनाना है, 50 लाख का घर बनाना है, 1 करोड़ का नहीं, बड़ा घर बनाना है। तो बड़े घर की कोई परिभाषा नहीं होती है। तो अपने विजन को क्लियर कीजिए कि आपको घर कैसा बनाना है। जब हम लोगों से बात करते कहते लग्जरी कार लेनी है, लग्जरी कार लेनी है तो कितने की लेनी है। कोई कहता है जी, जब बात करते हैं तो ऐसे निकल करके आता है कि जी बड़ी सी कार लेनी है, लग्जरी कार लेनी है, लेकिन पता नहीं होता है कि 10 लाख की लेनी है कि 20 लाख की, 50 लाख की लेनी है। तो अपने गोल को क्लियर कीजिए, क्योंकि जब तक आपका गोल क्लियर नहीं होगा, आपको वहां पे पहुंचने में दिक्कत होगी। 16 साल फिल्म को लगे, अड़चने बहुत आई, लेकिन क्योंकि विजन क्लियर था तो वो बन करके तैयार हुई। हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं विदेश यात्रा लेनी है। विदेश यात्रा कहाँ जाना है, कौन सी कंट्री में घूमना है, पता नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे विदेश यात्रा आपको मिलती है। समय की आजादी, देखिए बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके पास उस पैसे को खर्च करने के लिए भरपूर समय नहीं होता है, लेकिन आपको यहाँ पे समय की आजादी मिलती है। साथ में आप यहाँ पे लोगों की हेल्प कर पाते हैं, लोगों की मदद कर पाते हैं, और आपको यहाँ पे सुकून मिलता है, और साथ में आपको अच्छी सेहत मिलती है। तो यहाँ पे कोई भी ड्रीम बना करके आप आए, कोई भी टारगेट अपना बना करके आए, उसको अपने विजन को क्लियर कीजिए, उसको लिखिए, आप उसकी पिक्चर लगाए, इसको क्लियर लिखिए कि मुझे 10 लाख कमाना, मुझे 20 लाख कमाना है, मुझे 50 लाख का घर लेना है, मुझे 50 लाख की कार चाहिए, मुझे जे कि इंग्लैंड घूमने जाना है, या मुझे अमेरिका घूमने जाना है। समय की आजादी मैं 3 साल में लूंगा या 5 साल में। समय की आजादी का मतलब है कि हम पार्ट टाइम इस बिजनेस को शुरू करते हैं, जिस काम के साथ साथ हम बिजनेस को शुरू करते हैं, उस से फ्री होने के लिए हमें 1 साल, 2 साल, 3 साल कितना समय हम देते हैं, ताकि हम जो है कि उस काम से फ्री हो पाए। तो वो तभी होगा जब आप वेस्टीज से उससे ज्यादा या उतनी इनकम ले रहे होंगे जितनी आप पिछले काम से अपने ले रहे हैं। साथ में अच्छी सेहत, कहते हैं ना कि धन गया तो कुछ भी नहीं गया, और शरीर चला गया तो सब कुछ चला गया। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है। और मैं जानती हूँ कि आपका, चाहे आप किसी भी फील्ड से हैं, आपका कोई ना कोई ड्रीम यहाँ पर है जिसके लिए आप वेस्टीज के अंदर आए हैं, और यकीनन आपके यहाँ पे सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन आपको के आसिफ साहब की तरह से अपने ड्रीम को क्लियर करना पड़ेगा, अपने ड्रीम को विजनरी बनाना पड़ेगा, अपने ड्रीम के प्रति फोकस रखना पड़ेगा, अपने ड्रीम के प्रति जुनूनी पागलपन दिखाना पड़ेगा। ये तभी यहाँ पे संभव हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेस्टीज के अंदर 3 करोड़ लोग हैं, और सभी लोग सफल नहीं है। उसका कारण क्या है कि वो अपने ड्रीम के प्रति पूरी तरीके से फोकस्ड नहीं है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे बीच में आते हैं तो उनका एक सवाल होता है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हेलो, सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? चलिए,
हम बात करते हैं आगे कि यस मैम, यस यस जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए हम बात करते हैं आगे कि जब हम लोगों को बिजनेस में लेकर के आते हैं, ज्वाइन कराते हैं, तो मेरे ख्याल से सबके साथ एक सवाल होता है, और वो सवाल होता है कि मैम या सर, हम इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर रहे हैं, लेकिन हमें इसमें कितने का सामान खरीदना होगा, कितने दिन तक खरीदना होगा, कितने लोगों को ज्वाइन कराना होगा, और किस तरीके से पैसा हमें मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है और हम ये सुनते भी हैं, और बहुत सारे लोग इन सवालों का जवाब देने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि उनको खुद भी पता नहीं होता है कि कितने कितने के हमें कितने का सामान खरीदना होगा, कितनी हमें ज्वाइनिंग लगानी पड़ेगी। वो कहते हैं जी जितनी ज्वाइनिंग लगा दो, जितना मर्जी उतना ज्वाइन करा दो लोगों को, जितने मर्जी का उतने का सामान खरीद लो, है ना, इस तरह की बातें करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति जो आपको इस बिजनेस, जिसको आप इस बिजनेस में लेकर के आ रहे हो, जब तक उसका व्हाई क्लियर नहीं होगा, जब तक उसको प्रॉपर तरीके से ये पता नहीं होगा कि मैं कितना काम करूं और उसकी क्या वैल्यूज मुझे मिल सकती है, वो आपके साथ जुड़ नहीं सकता है। फिर होगा क्या कि हम उसमें प्रेशर डालते रहेंगे और वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना सामान खरीदेगा, लेकिन चौथे महीने बिजनेस से आउट हो जाएगा। तो इसको देखते हुए आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसा सिंगल ज्वाइनिंग फास्ट ग्रोथ प्लान लेकर के आई हूँ कि अगर आज आपने इस प्लान को ध्यान से समझ लिया, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि यहाँ पर 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर आप यहाँ पे महीने का 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो इस प्लान को ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर क्या काम करना पड़ेगा उसको ध्यान से समझिएगा। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी काम को करने के लिए सबसे पहले क्या है, आपकी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ कंडीशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और आर यू रियली सीरियस, अगर आप अपने बिजनेस को लेकर के पूरी तरह सीरियस हैं और आप यहाँ पे चाहते हैं कि 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमाना, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। और वो पहली कंडीशन है कि सबसे पहले तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपका विजन क्लियर हो कि 100% मुझे यहाँ से 1.5 लाख रुपए महीने का आएगा ही आएगा, जैसे कि आसिफ साहब का विजन क्लियर था। उसके बाद पहला काम आपको यहाँ पे करना है कि सेल्फ परचेजिंग। लोग कहते हैं ना कि हमें कितने का सामान खरीदना पड़ेगा, तो देखिए 40 पीवी का सामान, एक पीवी 30 रुपए का होता है, तो 40 पीवी कुल मिला के 1200 या 1300 रुपए का, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के अंदर कुछ में पीवी कम होते हैं, कुछ में ज्यादा होते हैं। तो सेल्फ पीवी आपको 40 पीवी करना है, वो आपका एवरी मंथ का कमिटमेंट है कि आपको 40 पीवी हर महीने करना है। दूसरा काम आपको करना है कि हर महीने आपको एक ज्वाइनिंग लगानी है। यहाँ पे बाय को आपको 40 पीवी का सामान खरीदना है और एक ज्वाइनिंग आपको लगानी है, और 1 साल एक कमिटमेंट। देखिए यहाँ पे 16 साल आपको नहीं देने हैं, यहाँ पे आपको 1 साल देना है, लेकिन 1 साल के अंदर आपको 2 कमिटमेंट करने हैं कि अपनी आईडी पे खुद की परचेजिंग 40 पीवी, इससे ऊपर जो आप करते हैं वो आपकी गुडविल है, लेकिन आपको मिनिमम 40 पीवी की खरीदारी यहाँ पे करनी है, और हर महीने सिंगल ज्वाइनिंग आपको लगानी है। और जिसको अपने साथ ज्वाइन करा रहे हो, यही कमिटमेंट उनके साथ करवाना है कि सर 1 साल आप इस बिजनेस के अंदर आप मेरा साथ दीजिए, आपको 1 साल लगातार हर महीने 40 पीवी की खरीदारी करनी है और सिंगल ज्वाइनिंग अपने नीचे लगानी है। ये आपको 1 साल तक कमिटेड होकर करना है, और जो काम आप करते हो अपनी टीम के साथ डुप्लीकेट करना है। अगर आप इसके लिए सीरियस हो तो आपको अपना नाम, अपना आईडी नंबर और साथ में अपना साइन करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लोग मना करें, घर वाले मना करें, बाहर वाले मना करें, कितने भी चैलेंज आए लाइफ के अंदर, लेकिन 1 साल तक पूरा कमिटेड होके मुझे अपनी आईडी पे 40 पीवी की खरीदारी करनी है और अपने साथ एक व्यक्ति की जिंदगी को बदलने के लिए इस बिजनेस में लेकर के आना है। अगर ये काम आप करते हैं तो आइए चलते बात करते हैं। अब मैं आपको वो प्लान क्लियर करने जा रही हूँ। देखिए मैंने पहले भी बताया था, अभी तक आपने कुछ सुना है कुछ नहीं सुना है, कोई बात नहीं, कोई मैटर नहीं रखता है, लेकिन अब जो आपके सामने मैं बताने जा रही हूँ, अगर इसको आपने ध्यान से सुन लिया और डायरी और पेन पे नोट कर लिया, तो 1 साल के अंदर मैं आप लोगों को यकीन दिला दूं कि आज हमारे बीच में 67 लोग हैं। ये 67 लोग अपना इतिहास रच सकते हैं। 67 लोग, ऐसा नहीं इतिहास पहले रचा गया, पहले भी हमारे वेस्टिज के अंदर आज यहाँ पे लाखों लोग ऐसे जो अपना इतिहास रच चुके हैं, लेकिन आज हम लोग भी अपना खुद का एक साथ, आप सोच के देखिए, आप एक बार मेरी नजर से सोचिए कि 67 लोग 68 लोग हमारे बीच में हैं। अगर 67 लोग कमिटेड होकर 1 साल का कमिटमेंट कर ले, अगर 67 लोग एक साथ डायमंड के लेवल पे और इंदिरा गांधी स्टेडियम में खड़े हो और उनको हमारे जो मेंटोर्स मिस्टर गौतम बाली सर, मिस्टर
कन्वरवीर सर, मिस्टर दीपक सूद सर के माध्यम से उनको सम्मानित किया जाए एक साथ। तो सोचिए कि एक अलग इतिहास, क्योंकि ऐसा नहीं है वेस्ट इंडीज में इतिहास बने हुए हैं, लेकिन ये इतिहास अलग। एक साल में एक साथ एक टीम से, एमपीसीडी टीम से, क्राउन डायरेक्टर मिस्टर राजेश्वर सर की टीम से 67 लोग एक साथ यहाँ पे डायमंड बन रहे हैं और चेक है 1.5 लाख रुपए का। तो आप सोच के देखिए, लेकिन उसके लिए क्या है, आपको सीरियस होना पड़ेगा। तो चलिए आगे मैं प्लान शेयर करती हूँ। पहले महीने आपकी खुद की परचेजिंग 1200, या फिर 1200 मैंने लिया है, आपका 1250 1300 भी हो सकता है, लेकिन मैं मान के चलती हूँ कि 30 पीवी के हिसाब से आपको 1200 रुपए यहाँ पे खर्च होगा। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको ये प्लान किसी और को भी समझाना है। आपको समझ में आएगा तभी किसी को समझा पाएंगे। और बहुत हमने इस पे वर्क किया है और इसीलिए हम इसको हर महीने के प्लान में चेंज करके लेकर के आए। तो पहले मैंने आपको काम क्या करना है कि पहले मैंने आपको 1200 रुपए का सामान खरीदना, पहला काम करना है। टोटल पीवी आपके होगा 40 और आपका लेवल 5% होगा और पहले महीने 36 रुपए का चेक आएगा। पहले महीने सिंगल मंथ पे आपकी अकेले की ज्वाइनिंग होगी और आपका 36 रुपए का चेक आएगा। और आप जिसको ज्वाइन कराएंगे सेम यही बात उसको ही बताएंगे कि सर पहले मैंने 40 पीवी का सामान खरीदेंगे और आपका चेक 36 रुपए का बनेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, बात करते हैं सेकंड मंथ में। अब आप दूसरे महीने में आ गए हैं। अब यहाँ पे टोटल परचेजिंग, ये सिर्फ हम आपकी बात कर रहे हैं, टीम की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। टोटल परचेजिंग, क्योंकि लोग क्या कहते हैं मुझे कितने महीने कितने का सामान खरीदना पड़ेगा, तो हम मान के चलते हैं कि 1 साल की कमिटमेंट आपने ली है। आप यहाँ पे यू है, ठीक है, जहां मेरा कर्सर जा रहा है ध्यान से समझिएगा। आप यहाँ पे यू है, आपकी टोटल परचेजिंग हो गई 2400 रुपए की, यानी पिछला और इस महीने का दोनों जोड़ के 2400 रुपए का आपने सामान, इस महीने 1200 का सामान आपने लिया। टोटल पीवी आपका यहाँ पे, क्योंकि आपका इस महीने आप एक सिंगल व्यक्ति को, मान लीजिए मैम को आपने ज्वाइन कराया, अब यहाँ पे 2 ज्वाइनिंग हो गई, टोटल पीवी हो गई 80। और क्योंकि हमारा एक्युमुलेटिव प्लान है, पिछले महीने का भी जुड़ जाता है, तो जुड़ करके हो गया 120 एक्युमुलेटिव पीवी। और यहाँ पे अभी भी आपका लेवल 5% है और आपकी इनकम अभी भी 36 रुपए की है। और अब यहाँ पे टीम हो गई 2 लोगों की। चलिए अगले तीसरे महीने में हम बात करते हैं। तीसरे महीने में हम आ जाते हैं। अब सेम प्लानिंग है, आपने एक सिंगल व्यक्ति को ज्वाइन कराया तो आप अपने राइट साइड में लगाएंगे, आप अपनी सेकंड लाइन खोलेंगे। इस प्लान को ध्यान से आप अपना ग्राफ बना लीजिएगा, बहुत हेल्प करेगा ये प्लान आपका। तो आपने अपनी सिंगल ज्वाइनिंग लगाई, अपने राइट साइड में सेकंड लाइन खोली। और क्योंकि मैम को आपने पिछले महीने ज्वाइन कराया था तो इस महीने मैम ने अपनी डेप्थ खोल ली। ये प्लान देखिए, जैसे आपकी डेप्थ बढ़ेगी वैसे आपकी विड्थ बढ़ेगी। और ये प्लान ही पूरा डेप्थ और विड्थ का होता है। अक्सर होता क्या है कि एक लाइन में हम घुसे रहते हैं, एक लाइन तो लंबी चली जाती है, उसमें तो 10,000 पीवी 20,000 पीवी लोगों का आना शुरू होता है, लेकिन उनकी साइड मेंटेन नहीं हो पाती है, जिसके कारण लोगों के लेवल छूटते हैं। और जब लेवल छूटते हैं तो चेक नहीं बनेंगे, जब चेक नहीं बनेंगे तो लोग फिर दिन गिनना शुरू करते हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्लियर तरीके से प्लान समझा रही हूँ कि आपने अपने राइट साइड में सिंगल ज्वाइनिंग लगाई और मैम ने अपने जे की डेप्थ में ज्वाइनिंग लगाई। अब यहाँ पे टोटल टीम हो गई आपकी 4। आपने 1200 रुपए का सामान खरीदा, यानी टोटल 3600 रुपए का सामान आपने 3 महीने में ले लिया। आपके टोटल पीवी यहाँ पे 160, चारों का मिलाकर 160 हो गया। एक्युमुलेटिव पीवी पिछले महीने का जोड़ करके 280 हो गया। अभी भी आपका लेवल 5% है और आपका चेक अभी भी 36 रुपए है। और टोटल टीम आपकी यहाँ पे हो गई 4। मायूस मत होइएगा, आप ये मत सोचेगा कि मेहनत, देखिए जितनी मेहनत कर रहे हैं रिजल्ट भी आ रहा है। यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं है, छोटा सा स्मार्ट वर्क है। करना क्या है, 40 पीवी खरीदारी और अपने साथ एक व्यक्ति को ज्वाइन कराना है और कमिटमेंट के साथ यही काम उसका भी करवाना है। आइए चलते हैं चौथे महीने में। चौथे महीने में ध्यान से समझिएगा, आप यहाँ पे है, आपने अपनी ज्वाइनिंग यहाँ पे एक लगा दी और इन्होंने अपनी डेप्थ में लगाई। मैडम ने अपना साइड खोल लिया, सेकंड लाइन खोली मैम ने, और मैम ने जिनको पिछले महीने ज्वाइन कराया था उन्होंने अपनी डेप्थ खोली। और यहाँ पे टोटल टीम देखिए, ये फिगर जो आपका चलेगा, आपकी ज्वाइनिंग इसी तरीके से लगेगी, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। आपकी टोटल टीम हो गई 8 और आपकी परचेजिंग चौथे महीने में हो गई 1200, जोड़ करके 4800 हो गई। आपने टोटल पीवी 320 पीवी का काम यहाँ पे हो गया 40 पीवी के हिसाब से। एक्युमुलेटिव पीवी जोड़ करके 600 और चौथे महीने में आपका लेवल 8% हो गया और आपकी इनकम हो गई 210 रुपए। और यहाँ पे आपका टीम साइज हो गया 8 लोगों का, यानी यहाँ पे आपके 8 लोगों की टीम तैयार हो गई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 5वें महीने में। अब 5वें महीने में क्योंकि वहां पे 8 थे, अब यहाँ पे 16 लोग हो गए। 16 लोग हो गए तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे देखिए 8 नई ज्वाइनिंग है। आप ये जो पीले पीले लोगों को देख रहे हैं, ये 8 नई ज्वाइनिंग है, ठीक है ना। ये 4 ज्वाइनिंग पिछले महीने की है, 2 ज्वाइनिंग उससे पिछले महीने की है और ये उससे पिछले महीने की, और 1 महीने की सिंगल ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे इस ग्राफ को ध्यान से बना लीजिएगा
यहाँ पे राइट साइड भी खुलती चली गई है, और जो लोग डेप्थ में उन्होंने अपनी डेप्थ खोली है, और इस तरीके से आपकी डेप्थ भी बढ़ रही है और आपकी ब्रेड्थ भी बढ़ रही है, यानी आपका बिजनेस लंबाई में भी बढ़ रहा है और आपका बिजनेस चौड़ाई में बढ़ रहा है। और यही कारण है कि यहाँ पे 16 लोग, अब आपकी परचेजिंग इस महीने आपने 1200 की, टोटल जोड़ करके 6000, यानी 5 महीने में आपने 6000 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए। और आप इसको ऐसे समझिए जैसे हम LIC करवाते हैं। देखिए, जब हम LIC, कोई भी व्यक्ति जब LIC करवाता है तो 5 साल 10 साल 20 साल के लिए LIC करवाता है, और उसमें क्या होता है कि मैच्योरिटी के बाद पैसा मिलता है, और अगर बीच में कुछ हो जाए तो उसका क्लेम मिलता है। और उसमें आपकी, अगर मान के चलिए, अगर आपने 10 साल की LIC करवाई है और आपका प्रीमियम है, वो मंथली भी हो सकता है, वो तिमाही भी हो सकता है, छमाही भी, सालाना भी हो सकता है। तो अगर मान के चलिए कि आपका तिमाही जो है कि उसमें प्रीमियम जाना है, तो आप ईमानदारी के साथ, चाहे घर में आपके बजट हो या ना हो, चाहे आप कर्जा लेकर के, चाहे जैसे भी करके, आप अपने जो प्रीमियम है उसको सही समय से जमा करवाते हैं। पता है क्यों जमा करवाते हैं? क्योंकि आपको ये होता है कि अगर भगवान ना करे टाइम से प्रीमियम जमा नहीं होगा और मुझे कुछ हो गया, तो जो मेरे परिवार को क्लेम मिलना था वो क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका रूल होता है। उसी तरीके से इस बिजनेस का रूल है कि हर महीने आपको 40 पीवी की खुद की खरीदारी करनी है, और अपने अपने साथ एक नए व्यक्ति को ज्वाइन कराना है। तो आइए चलते बात करते हैं। अब टोटल परचेजिंग आपकी 6000 हो गई 5 महीने का जोड़ करके, और टोटल पीवी आपके हो गए 640, क्योंकि यहाँ पे 16 लोग हैं, 40 पीवी का सामान लेते हैं, तो यहाँ पे 640 टोटल पीवी हो गए। एक्यूमुलेटिव पीवी जोड़ करके पिछले महीने का इस महीने का 1240 पीवी हो गए। आपका लेवल अभी भी 8% है, और आपका यहाँ पे 210 रुपए का चेक बनता है, और आपके यहाँ पे टीम साइज हो गई 16 लोगों की। आइए चलते हैं छठे महीने के अंदर। छठे महीने के अंदर अब यहाँ पे देखिए 16 लोग, नीचे 16 लोगों को ज्वाइन कराते थे, यहाँ पे 32 लोग हो गए, और 32 लोग यहाँ पे देखिए टोटल परचेजिंग अगर हम बात करें, आपने इस महीने 1200 का सामान खरीदा, ठीक है, और टोटल पीवी आपके हो गए 32 लोगों का जोड़ दिया तो 1280 टोटल पीवी हो गए आपके इस महीने के। पिछले महीने का जोड़ करके 2520 पीवी हो गए, और आपका लेवल यहाँ पे 10% हो गया। और जब आपका लेवल यहाँ पे 10% हो गया, तो आपकी जो इनकम है इस महीने की वो 650 रुपए। ठीक है, चलिए आगे आगे चलते हैं हम 7वें महीने में। अब यहाँ पे क्या फिगर नहीं, क्योंकि फिगर बनाना आसान नहीं है। 6 महीने का फिगर हम लोगों ने बहुत तरीके से बनाया, और आई होप कि अगर 6 महीने का फिगर आपको समझ में आ गया है, तो 7वें महीने में आपको फिगर समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी काम अगर हम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कर लेते हैं, तो कहते हैं ना कि जिस काम को आप प्रैक्टिस करते हो प्रैक्टिस करते हो प्रैक्टिस करते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और जो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है फिर वो काम ऑटोमेटिक होता है। तो यहाँ पे 7वें महीने में अब मैं आपको सिर्फ लिखित दिखा रही हूँ। 32 लोग एक एक व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे, तो यहाँ पे 64 हो गए, आपकी टीम साइज 64 लोगों की हो गई। टोटल परचेजिंग आपकी 7वें महीने में 1200 रुपए का सामान खरीदा, जुड़ करके 8400 हो गई। यहाँ पे टोटल पीवी इस महीने का 1280 हो गया, और यहाँ पे एक्यूमुलेटिव पी पिछले महीने का जोड़ करके 3800 हो गया, और आपका लेवल अभी भी 10% का है, और आपकी इनकम इस महीने 650 रुपए, 7वां महीना और 650 रुपए की इनकम। कुछ लोग सोच रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे सोचना नहीं है, 1 साल का कमिटमेंट है आपका, आपने 1 साल का टारगेट लिया है, तो आपका 650 का चेक आ रहा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको अपना लास्ट पता है। कहते हैं ना कि जब आपको ये पता हो कि इस काम को करने से क्या मिलने वाला है, तो आप उसमें विचलित नहीं होते हैं, ठीक है ना, आप उसमें घबराते नहीं है। जब आपका गोल पता हो, यानी जब आपको ये पता हो कि अंतिम क्या होने वाला है, अंतिम स्कोर आपको पता हो, तो आप कभी घबराते नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाना चाहती हूँ, और वो स्टोरी इसी चीज को रिलेटेड है कि एक बार क्या हुआ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच हो रहा था। तो मैच हो रहा था, तो बाप बेटे एक साथ बैठ करके देख रहे थे, और पापा क्योंकि मैच के बहुत शौकीन थे, और वो भी अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो तो जाहिर सी बात है पूरा हिंदुस्तान का पूरा वर्ल्ड उस मैच को देखता है। तो बाप और बेटा दोनों सोफे पे बैठे हुए थे, और पापा ने बड़े शान से सोफे पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह और सारी चीजें लेके बैठे हुए थे, अपना खा पी रहे थे और मस्ती से मैच को देख रहे थे। तो पाकिस्तान अपना गेम खेल चुका था, 350 स्कोर पाकिस्तान ने बना लिए थे। अब इंडिया की पारी थी। जब इंडिया की पारी शुरू हुई तो पहले ही बैटिंग के अंदर सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर आए, और जैसे सचिन तेंदुलकर आए तो लोगों के अंदर हाहाकार मच गया। पापा भी अपनी सीट से उछल गए, वो सचिन आए अब तो शतक लग जाएगा और अब तो मैच जीत जाएंगे। और जैसे ही सचिन के पास पहली बॉल गई, और पहली बॉल में सचिन जो है आउट हो गए, और जैसे आउट हो गए तो पापा का दिल थोड़ा सा धक रह गया, और बोले चलो कोई बात नहीं है, कोई ऐसा होता है, खेल खेल में सब होता है, कोई बात नहीं है। सचिन गए तो क्या हो गया, अभी गांगुली साहब है और भी बहुत सारे अभी खिलाड़ी हैं, अभी तो राहुल द्रविड़ पड़े हैं, अभी तो युवराज सिंह पड़े हैं, बहुत सारे लोग अभी पड़े हुए हैं। और उसके बाद
सेकंड उसमें आए राहुल द्रविड़, और राहुल द्रविड़ उस समय जो है क्रिकेट के हनुमान जी कहे जाते थे, क्योंकि वो पारी को संभाल लेते थे। और पापा बैठे शान से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और खा रहे हैं, बेटा भी साथ में बैठा हुआ है। और जैसे ही 5वां ओवर गिरा, 5वें ओवर में राहुल द्रविड़ भी आउट होके चले गए। उसके बाद आए युवराज सिंह, और इस तरीके से लगभग 300 के आसपास स्कोर चढ़ते चढ़ते और यहाँ पे 8 लोग आउट हो गए। और जब 8 लोग आउट हो गए तो जो पापा का धैर्य था, पापा का पेशेंस था, वो बिल्कुल खत्म हो गया। उन्होंने देखी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को एक तरफ फोका और पॉपकॉर्न वगैरह को एक तरफ फेंका और पैर को पटकते हुए तो अपने कमरे से वापस चले गए, यानी अपने कमरे से बाहर निकल गए। और बेटा बैठ करके मैच को देख रहा था। कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद पापा वापस आए और उन्होंने अपना दरवाजा खटखटाया, और जैसे ही बेटे ने दरवाजा खोला तो बेटा पापा के जैसे गोद में उछल के कूद गया और बैठ गया और बोला, पापा पापा मजा आ गया आज तो। पापा ने बड़े मायूस शब्दों में कहा, क्या मजा आ गया? बोले, अरे पापा इंडिया मैच जीत गई। पापा की खुशी का ठिकाना नहीं हो। बोले, इंडिया मैच जीत गई? बोले, हाँ पापा आप तो चले गए थे और मैंने पूरे मैच को रिकॉर्ड किया है। वो बोले, हाँ हाँ बेटा चलो लगाओ लगाओ उस मैच को लगाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ। अब उन्होंने शुरू से मैच देखना शुरू किया। अब देखिए अब फीलिंग कैसे आ रही है। शुरू से मैच देखना शुरू किया, वही सेम कोल्ड ड्रिंक रखी, पॉपकॉर्न रखा, टेबल पे पैर रखा और बड़े शान से अपने सोफे पे कमर को पीछे करके बैठे हैं। और जैसे ही सचिन आउट हुए, कोई बात नहीं है, चलता है, मैच है। राहुल द्रविड़ हुआ, कोई बात नहीं है। और 8 स्कोर तक कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको पता था, अंतिम स्कोर पता था कि इंडिया मैच जीत चुकी है। 9वां विकेट गिरा, कोई बात नहीं है। 10वां विकेट गिरा, कोई बात नहीं है, जबकि 10वां विकेट गिरा नहीं था और 1 विकेट से इंडिया मैच जीत गई थी। लेकिन क्योंकि पापा को अंतिम स्कोर पता था इसलिए विचलित नहीं हुए। तो उसी तरीके से मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि आपका अगर अंतिम स्कोर पता होगा तो आप कभी भी विचलित नहीं होंगे। तो आपका यहाँ पे 7वें महीने 650 रुपए का चेक आ रहा है। आइए चलते हैं 8वें महीने के अंदर। 8वें महीने में टोटल टीम आपकी 128 लोगों की हो गई, क्योंकि 64 लोगों ने एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया। ठीक है, 128 लोग। और यहाँ पे टोटल परचेजिंग आपकी 8वें महीने में 9600 रुपए, यानी आपकी 1200 रुपए के हिसाब से प्रीमियम कितने जमा हो गए? 9600 रुपए। इसको ऐसे समझ लीजिए आप। और टोटल पीवी इस महीने के आपके हो गए 128 लोग 40 पीवी का सामान खरीद रहे हैं, 5120 पीवी आपके टोटल हो गए। और यहाँ पे आपका लेवल ब्रोंज डायरेक्टर, ये हमारे बिजनेस के अंदर पहला पायदान है। और इसके लिए हमारे गौतम बाली सर भी सैल्यूट करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि आप 5 से लेकर ब्रोंज तक अगर आपने आपको बना लिया, आपने इस बिजनेस में टिका लिया, तो आगे आपका काम आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ब्रोंज का लेवल हो जाता है। और इस महीने आपका चेक निकल कर आता है 8500 रुपए। 1.5 करोड़ की फिल्म और 11 करोड़ रुपए इस फिल्म ने कमाए। ये पेशेंस था के आसिफ साहब का कि एक दिन ये फिल्म पर्दे पे आएगी और इतिहास रचेगी। उसी तरीके से आपकी फिल्म भी पर्दे पे आ चुकी है। और 8वें महीने में ध्यान से देखिए, आपने प्रीमियम जमा किया, 1200 रुपए जमा करा रहे हो हर महीने का, और 8 महीने में 9600 रुपए जा रहे हो। और आपका मेच्योरिटी यहाँ से मिलना, मेच्योरिटी नहीं कहूंगी, ये कहूंगी जो बीच में होता है ना, 3-3, 4-4 साल के बीच में कुछ मिलता है, तो ये समझ लीजिए कि आपको 8500 रुपए उसी चीज के आ रहे हैं ये। ठीक है ना, आपका इनकम 8500 रुपए होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट 9वें महीने के अंदर। 9वें महीने में टोटल टीम आपकी 256 लोग, क्योंकि 128 लोग एक एक व्यक्ति को ज्वाइन करा, 256 लोग हो गए। और परचेजिंग हो गई आपकी 10,000, सॉरी आपकी परचेजिंग 10,800 रुपए, यानी 1200 रुपए का आपने सामान खरीदा इस महीने ऐड होकर के। टोटल पीवी आपके 10,240 पीवी हो गए। और आपका लेवल सिल्वर डायरेक्टर है, यहाँ पे आप सिल्वर क्वालिफाई कर गए। और आपकी इनकम 8,500 रुपए इस महीने की है। 10वें महीने में आपकी टोटल टीम 256 लोग, एक एक व्यक्ति को ज्वाइन कराते 512 लोग हो गए। और यहाँ पे टोटल परचेजिंग आपकी 1200 रुपए इस महीने की, 12,000 रुपए हो गए। टोटल पीवी आपके 20,480 रुपए हो गए। आपका गोल्ड डायरेक्टर का लेवल और आपकी इनकम 40,000 रुपए। आप सोच के देखिए सर, सिर्फ 40 पीवी की खरीदारी और सिंगल ज्वाइनिंग, बस ये 2 कमिटमेंट और 1 साल तक लगातार। और फिगर वैसी तैयार होगा जैसा मैंने आपको बताया, डेप्थ और विड्थ बढ़ेगी, डेप्थ और विड्थ बढ़ेगी, डेप्थ, क्योंकि बिजनेस ही डेप्थ और विड्थ का है। हम डेप्थ में तो चले जाते हैं, हम विड्थ नहीं बढ़ा पाते, जिसकी वजह से हमारा चेक बनता नहीं है। तो आज जैसा कि मैंने बताया, आप किसी भी लेवल पे हो, अपने आप को 5% के लेवल पे लेकर के आइएगा और इस प्लान के ऊपर काम कीजिएगा। 10वें महीने में आपका गोल्ड डायरेक्टर का लेवल और आपकी इनकम 40,000 रुपए महीने की। नेक्स्ट हम चलते हैं 11वें महीने में। पिक्चर तो अभी बाकी है, कहते हैं ना पिक्चर तो अभी बाकी है। 11वें महीने में आपकी टोटल टीम साइज हो गई
1024 लोग, और आपकी परचेजिंग 1200 रुपए आपने इस महीने का सामान खरीदा, जोड़ करके 13,200 रुपए हो गया। टोटल पीवी आपने इस महीने 40,960 पीवी, और आपका लेवल स्टार डायरेक्टर, और आपकी इनकम एक महीने की 90,000 रुपए सर। और मैं आपको बता दूं सर, ये प्लान एक दिन में तैयार नहीं हुआ, ये प्लान 2-2.5 साल से मैंने सिर्फ देखा था। एक एक को ज्वाइन कराते हैं, दो दो एक एक को ज्वाइन कराते हैं, 4 हो गए, 4 एक को ज्वाइन कराते हैं, 8 हो गए। लेकिन फिगर जिस तरीके से मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, मैं बता रही हूँ, इस तरीके से फिगर नहीं बनी थी, तो वो बन नहीं पाता था। बार बार दिमाग लगाते थे, लेकिन 2-2.5 पिछले महीने से सोच लिया था, क्योंकि जब मैंने के आसिफ साहब के बारे में पढ़ा, और जब मुझे लगा कि एक इंसान 16 साल किसी चीज को लेकर के पागल हो सकता है, तो हम अगर करें तो क्यों नहीं हो सकता। और मैं बैठी और इसके ऊपर काम किया, 2-2.5 महीना मुझे जरूर लगा, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी चीज होती है आसान नहीं होती है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं होती है। तो फिगर बनाने के बाद, और इसमें जो मेरा सपोर्ट किया राहुल सर ने किया, और ये फिगर आज आप लोगों के सामने मैं लेकर के आई हूँ। और इस फिगर की वजह से देखिए, आज आपका चेक स्टार डायरेक्टर 90,000 रुपए का चेक है। अगला 12 महीने, क्योंकि मैंने 12 महीने का कमिटमेंट, एक साल कमिटमेंट आपसे करवाया था, 12 महीने में आप आ चुके हैं, और आपकी टोटल टीम साइज यहाँ पे 2048 लोगों की हो चुकी है। और यहाँ पे जो आपकी परचेजिंग है 1200 रुपए इस महीने का जोड़ करके टोटल हो गया 14,400 रुपए, और यहाँ पे टोटल पीवी आपका हो गया 81,920 पीवी, और आपका लेवल डायमंड डायरेक्टर, और आपकी इनकम यहाँ पे 1,50,000 रुपए महीने की इनकम है सर। और ये यहाँ पे रुकेगी नहीं, ये यहाँ पे, ये तो 1 साल का फिगर मैंने बताया है, ये इनकम यहाँ पे रुकेगी नहीं, क्योंकि ये सिलसिला, जब आप 1 साल कमिटमेंट लेकर के आए, तो क्या आपके नीचे जो डेप्थ में आ रहे हैं, क्या उनका 1 साल कमिटमेंट नहीं है? और जब हर आदमी अपने कमिटमेंट को पूरा करेगा, 40 पीवी की खरीदारी सिंगल ज्वाइनिंग, 40 पीवी खरीदारी सिंगल ज्वाइनिंग, 40 पीवी खरीदारी सिंगल ज्वाइनिंग, तो आप सोच के देखिए, 2 साल बीतेगा तो आपका चेक कितना बड़ा होगा, 3 साल बीतेगा तो आपका चेक कितना, 5 साल बीतेगा तो आपका चेक कितना बड़ा। अगर 10 साल वेस्टीज को आपने दे दिए तो माला माल। कहते हैं ना, वेस्टीज समझ में आए तो पैसा ही पैसा, और नहीं आए तो पहले के जैसा। तो जस्ट थिंक अबाउट दिस इनकम, सोचिए एक बार इस इनकम के बारे में। और ये तभी होगा जब आप पागल होंगे इस प्लान को लेकर के, आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन होगा, आपके अंदर वो जुनून होगा। और वहां पे तो 16 साल लगे, लेकिन उस व्यक्ति को पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आपको तो अपना अंतिम स्कोर पता है। और जब अंतिम स्कोर पता हो तो सर खेलने का मजा आता है, जब अंतिम स्कोर पता हो तो खेलने का मजा आता है। तो आज आप जितने भी खिलाड़ी हमारे बीच में हैं, आज पूरी ईमानदारी के साथ उतर जाइए इस मैदान के अंदर, और एक कमिटमेंट कीजिए, टारगेट बनाइए 1.5 लाख रुपए की इनकम 1 साल के अंदर। और उसके लिए करना क्या है, 40 पीवी की खरीदारी हर महीने सिंगल आईडी पे। आप 60 पीवी करेंगे तो वो आपके लिए बोनस है, आप 100 पीवी करेंगे वो आपके लिए बोनस है। आप एक व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे, आप कमिटेड है, लेकिन एक व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं है कि अगर आपको 4 ज्वाइनिंग मिलेगी तो 4 ज्वाइनिंग नहीं करानी है, आपको 10 मिलेगी 10 करानी है। लेकिन एक यहाँ पे हमने LIC की बात की और उसका उदाहरण लिया, तो यहाँ पे आपको एक प्रीमियम देना है वेस्टीज के अंदर, कि अपनी सिंगल आईडी पे 40 पीवी खरीदारी और एक सिंगल व्यक्ति को ज्वाइन कराना है। उसके ऊपर आप जो मर्जी कर सकते हो, जितने की चाहे उतने की परचेजिंग कर सकते हैं, जितने का चाहे उतने लोगों को आप ज्वाइन यहाँ पे करा सकते हैं। लेकिन जो फिगर मैंने बना के दिखाया है, उसी तरीके से उस फिगर के हिसाब से आप यहाँ पे ज्वाइनिंग करेंगे, तो यहाँ पे 1 साल के अंदर आपका 1.5 लाख रुपए का चेक, डायमंड डायरेक्टर का लेवल। और चलिए, तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।